नमस्कार। नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। इस बार फ्रांस के 4 लोगों को पद्म सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। इन चारों लोगों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। पद्मश्री सम्मान मिलने से भारत फ्रांस संबंध और मजबूत होंगे। पद्म पुरस्कारों की घोषणा बृहस्पतिवार की गई थी, जिसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए थे। वह इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। इस बार फ्रांस के जिन लोगों को ये सम्मान मिला है, उनमें 100 साल के योग गुरु चार्लोट चैप्लिन और योग विशेषज्ञ और 78 साल के आयुर्वेदिक चिकित्सक किरण व्यास शामिल हैं। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 87 साल के केवियर सिल्वेन बिली ऑजेट और फ्रेड नेग्रिट को भी पद्म सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। बिली ऑजेट संस्कृत विद्वान हैं जो भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन को बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। फ्रेड नेग्रेटिव भारतविद हैं जो भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 23 चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। बीजेपी हाईकमान ने बैजयंत पांडे को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा विनोद तावड़े को बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल का इलेक्शन इंचार्ज बनाया गया, जबकि बीजेपी की आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय और आशा लकड़ा को शहर प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यों में प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है। महेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव प्रभारी और सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की कमान दुष्यंत कुमार गौतम को सौंपी गई है। केरल के लिए प्रकाश जावड़ेकर को लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि कर्नाटक के लिए राजमोहन दास अग्रवाल प्रभारी होंगे और सुधारक रेड्डी सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह से हरियाणा के लिए विप्लव कुमार देव को प्रभारी और सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। झारखंड के लिए सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रभारी बनाया गया है। केरल में एक बार फिर एसएफआई और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। राज्य के कोल्लम में शनिवार को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन से नाराज राज्यपाल एसएफआई कार्यकर्ताओं से भिड़ गए और वहीं धरने पर बैठ गए। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बताया जा रहा है कि शनिवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुट्टाराकारा जा रहे थे। जैसे ही उनका काफिला कोल्लम के नीलामेल पहुंचा, तभी सीपीआईएम की स्टूडेंट्स विंग एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए। ये देखकर राज्यपाल गुस्से में आ गए और ड्राइवर से कहकर कार रुकवाई और रोड किनारे के नीचे पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगाए। वहीं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पुलिस प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा दे रही है और उन लोगों को बचा रही है। इसी कड़ी में आज केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया से कहा है कि ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो राज्य में अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं। वह पुलिस को इन कानून तोड़ने वालों को संरक्षण देने का निर्देश दे रहे हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले कोर्ट में लंबित हैं। वहीं इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि मैंने देखा वहाँ 50 से ज्यादा लोग थे। I was supposed to attend a meeting at Swami Sadanand Ashram at 11. When I reached here, some people tried to hit my car, and I have already said I have no problem if from distance somebody shows black flag, but if somebody comes near my car, then I will get down. I get down from the car, and what I saw, in fact what I saw, that is not important. Important is according to police, there were 17 people, and you can count the number of policemen who are present here at the moment. How many policemen were there? And my only question is, if Chief Minister was passing by this road, will police stand with persons holding black flag and allow them to hit the car? This is, I'm not blaming the police.
be clear in your mind. Why I am not blaming the police? Because police, they also have to take their orders from the superior authority. And it is the chief minister of the state who is promoting lawlessness in the state. It is he who is giving direction to the police to give protection to these lawbreakers, who are, many of them are those against whom number of criminal cases are pending in the courts, including the president of the organization. I believe more than 40 cases are pending. So policemen are not to be blamed. It is Chief Minister who is promoting lawlessness in the state. It is he who is giving protection to these people, and they are only daily wagers of the party. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति के लिए 15 दिन की अवकाश की घोषणा की है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने अपना कदम और काम लगभग पूरा कर लिया है और मसौदा जल्द ही संकल्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसौदा प्राप्त होने की विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि ये चौथी बार है जब समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है। नवीनतम विस्तार 4 महीने का है। यूसीसी का लक्ष्य उत्तराखंड में विवाह, विरासत, गोद लेने और अन्य मामलों के लिए कानूनों का एक सामान्य सेट स्थापित करना है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, यूसीसी समिति ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है और हमें जल्द ही मसौदा प्राप्त होगा। इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में टाइप किया जा रहा है। खंडों में विभाजित वे इसे जल्द ही सौंप देंगे, जिसके बाद विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। ये यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है लगभग, आपको बताऊं तो उसका भी हमको जल्दी ड्राफ्ट मिलने वाला है। तो वो ड्राफ्ट लेना भी है। उस ड्राफ्ट को अभी वो टाइप हो रहा है, पहले इंग्लिश में था, हिंदी में भी टाइप हो रहा है, उसके वॉल्यूम बन रहे हैं। 30 तारीख को वो लोग आएंगे, देंगे, फिर उसके बाद विधानसभा का सत्र भी होना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर में समेली परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में मां समलेश्वरी मंदिर के आसपास परिधीय विकास शामिल है, जिसमें एक विरासत गलियारे का निर्माण, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं, मंदिर तक बेहतर पहुंच और महानदी तट का विकास शामिल है। आपको बता दें कि नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल सरकार इस बार अपनी मंदिर योजना का दूसरा चरण शुरू कर रही है। बीजेपी के गढ़ पश्चिमी ओडिशा में वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री पटनायक संबलपुर में समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पहल परियोजना का उद्घाटन किया। बताते चले कि समलेश्वरी या समलेई को राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। महानदी के तट पर स्थित इस मंदिर में देवी की सदियों से आदिशक्ति के रूप में पूजा की जाती है। इससे जुड़ी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पटनायक ने जगन्नाथ योजना का अनावरण करने के महीनों बाद न केवल मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपए की उन्नयन योजना की घोषणा की, बल्कि इसे समय पर पूरा करने को भी सुनिश्चित किया गया। वहीं उद्घाटन समारोह की योजना पूरी कार्यक्रम की तरह ही धूमधाम और उत्साह के साथ बनाई गई, जिसमें कई बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को पंजाब में देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स यानी एसएसएफ को रवाना कर दिया है। आपको बता दें कि बीएपी जालंधर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद 1229 जवान 144 गाड़ियों के साथ सड़कों पर रवाना हो गए। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करते हुए कहा कि आज का दिन पंजाब के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आज हम सड़क पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा बल शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को समर्पित होगा। इसके बाद सीएम मान ने कहा कि 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों की सुरक्षा करेंगे। साथ ही देश में किसी भी राज्य पुलिस के पास इतनी हाईटेक गाड़ियां नहीं है जितनी एसएसएफ के पास है। आज का दिन पंजाब के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने के साथ ही आज से पंजाब के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा फोर्स की गाड़ियां शहर, गांव और हाईवे पर दौड़ती मिलेंगी, क्योंकि 144 सड़क सुरक्षा फोर्स गाड़ियों के लिए 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिससे शहर, गांव और हाईवे पर किसी प्रकार की दुर्घटना या अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने में सड़क सुरक्षा फोर्स नजर रखेगी। पंजाब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पंजाब पहली स्टेट बन जाएगा देश का जिनके पास अलग से सड़क सुरक्षा फोर्स है। जब मैं पार्लियामेंट में था तो मैंने डाटा निकलवाया था और सबसे ज्यादा मौत
एक्सीडेंट में पंजाब में होती थी 14 पर डे उस समय, 16-17 की बात। आज और भी बढ़ गए 17-18 के आसपास पर डे ऑन द स्पॉट। तो ये अगर इसको महीनों में और साल में कर लें तो 6000 से ज्यादा एक साल में मौतें हो रही हैं, जो रोकी जा सकती हैं, ह्यूमन एरर है। तो उसके लिए हमने फैसला किया SSF बनाने का, सड़क सुरक्षा फोर्स, और अलग से उनकी यूनिफॉर्म है और उनको बहुत ही हाई क्वालिटी की गाड़ियां, जो कि इस वक्त दुबई पुलिस के पास हैं, और उनमें अपडेटेड कंप्यूटर सिस्टम, हर गाड़ी आसपास के नजदीक के सभी ट्रॉमा सेंटर और हॉस्पिटल से अटैच्ड है, ताकि इमीडिएटली कोई अगर एक्सीडेंट होता है जान बचाई जाए। और गाड़ी में कटर, फर्स्ट एड का सामान, और कोई व्हीकल ऐसा है जो खड़ा है खराब होके, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें उसमें होती है कि व्हीकल खड़ा है, पता चलता नहीं है, तो उसके नीचे गाड़ी घुस जाती है, परिवारों के परिवार खत्म हो जाते हैं। तो आज ये जो सड़क सुरक्षा फोर्स है, ये किसी व्हीकल को आप ऐसा नहीं लावारिस खड़ा देखोगे, उसको अलग से करके उसको साइड पे किया जाएगा, जब उसकी लोकेशन जो है वो वहां से बदल दी जाएगी ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो मैं डीजीपी साहब को और एडीजीपी ट्रैफिक को और सड़क सुरक्षा फोर्स बनाने वाले जितने भी अधिकारीगण हैं, सबको बधाई देता हूँ। विपक्ष के बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने पलटवार किया है। मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर 35% तक का आंकड़ा जारी किया है, जबकि वास्तविकता ये है कि परिवार पहचान पत्र में जिन लोगों ने खुद को बेरोजगार घोषित किया है, ऐसे केवल 8.5% है। लेकिन विपक्ष द्वारा 34 से 35% तक की बात कहना केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि राज्य में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हरियाणा निवेश के मामले में पसंदीदा स्थान बन गया है। पिछले 9.5 साल में 30 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण भी उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने काम किए हैं, भर्ती और ट्रांसफर के सिस्टम में बड़ा बदलाव करके पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार को खत्म किया है। सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं और योजना और सुविधाओं का लाभ लोगों को हर द्वार तक मिल रहा है। पहली बात तो आज नीति आयोग ने भी ये बताया है कि जो आपके CMI के डाटा हैं वो सब गलत हैं, और सेंट्रल जो हमारे जो एजेंसीज हैं उन एजेंसी के माध्यम से जो डाटा है वो सारा ठीक मिलता है। नीति आयोग ने आज हमको कहा कि हमारे यहाँ लगभग 8% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, और वो भी पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी ज़्यादा है। जो गरीब तबका है उसमें तो हमारे यहाँ लेबर मिलती भी नहीं है, वो सब लोग तो बाहर से आके काम करते हैं। इसलिए हमने स्किलिंग के ऊपर जोर दिया है। हमारे कुछ युवक अच्छे यानी इंक्यूबेटर्स खोल करके नया काम करें, स्टार्टअप्स खोल करके आगे बढ़ें, स्टार्टअप्स के माध्यम से आगे बढ़ें, और हम इंडस्ट्री में भी ऐसे सब लोगों को स्किलिंग के माध्यम से उनके साथ MOU हो गए हैं, उसमें काम करने के लिए भेजेंगे। विदेश जाने के लिए हम यानी उनको सहयोग कर रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने निशाना साधा है। अनिल विज ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन राहुल गांधी को रास्ते में रोक जाने को लेकर कहा कि राहुल को किसी ने नहीं रोका, सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। इसको लेकर राहुल गांधी ने खुद कहा कि उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी है। जिसने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल लोग व्यस्त थे, स्टाफ में कोयले डालकर चाय बनाने। सुनिए क्या कुछ कहा अनिल विज ने। देखिए, राम लहर उसी को महसूस हो सकती है जो राम को मानता है। जो राम को मानता ही नहीं, उसको क्या पता लगेगा कौन सी लहर आ रही है, कौन सी जा रही है। और वो तो इतने ज्ञानी पुरुष हैं कि स्टोव में कोयले डालकर जलाते हैं, तो उनका तो ज्ञान सारे विश्व में जा रहा है कि स्टोव में तेल की बजाय कह रहे कोयले डाल के स्टोव को जलाया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोहतक से अयोध्या के लिए स्पेशल और ट्रेन चलाई गई है, जिसे शुक्रवार देर शाम रोहतक से लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस ट्रेन के चलने से क्षेत्र के राम भक्तों में खुशी का माहौल है। ये ट्रेन पंजाब के बठिंडा से चलकर अयोध्या पहुंचेगी, जिसका हक ठहराव रोहतक बहादुरगढ़ होगा। इस दौरान सांसद ने कहा कि अयोध्या के लिए गाड़ी चलने का पूरा श्रेय यहाँ तक जमा हो जाता है। उन्होंने कहा कि पूरा इलाका धार्मिक भावना से ओतप्रोत है।
इस ट्रेन के चलने से कई लाखों के श्रद्धालुओं को इसका फायदा होगा। आपको बता दें कि ट्रांट पिटीशन से पहले अयोध्या के रोहतक शहरवासियों की ओर से डिमांड की जा रही थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। ये ट्रेन जो है हफ्ते में 4 दिन ये ट्रेन चलेगी फिलहाल, और बठिंडा से मालदा टाउन ये ट्रेन जाएगी। बठिंडा से लगभग 4:30 बजे इसकी शुरुआत है। यहाँ 7, सवा 7 बजे 7:10 पे आ गई, 7:15 एग्जैक्ट टाइम आपको पता लग जाएगा कल से, और 7:20 पर यहाँ से छूटेगी लगभग, और 10 बजे 10:30 पौने 11 बजे, क्योंकि आजकल धुंध पड़ रही है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, और वो ऐसे रुकेगी। और आने के लिए जब वहां से आएगी तो मेरा ख्याल लगभग 3:30 पौने 4 3:30 बजे वहां से वापसी है। 140 करोड़ देशवासी वहां जाकर के दर्शन करना चाहते हैं। उन सब के लिए हमारा जो इस इलाके के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे करके समझदारी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ भीड़ ना हो। अभी प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एडवाइजरी जारी की है कि भी सारा सिस्टम शेड्यूल बना करके। केंद्र सरकार की तरफ से पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हस्तियों के नामों का ऐलान किया गया है। इस साल 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों में हरियाणा के 4 लोगों का नाम भी शामिल है, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा के डॉक्टर हरिओम को खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, डॉक्टर रामचंद्र सिहाग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महावीर सिंह गुड्डू को कला और गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चंदू ओए चंदू कैसे है? अगर इसकी प्रेरणा की बात करें तो 7 जून 1997 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में मेरे को रेफ़र किया गया। वहाँ पर एक एनजीओ है दूध सेवा समिति के नाम से, जो सारे मेडिकल कॉलेज में दूध, दातुन, ब्रेड की सेवा करते हैं। उसी से प्रेरणा मिली और उसी से प्रेरित होकर इस ट्रस्ट की शुरुआत। रात को ही पता चल गया था। बहुत खुशी है जी, बहुत मान महसूस होता है। 20 साल की हुई सेवा का फल है, और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद है जी। हरियाणा सरकार के ने बहुत कोशिश करके सीएम साहब यहाँ आए थे, डिप्टी सीएम साहब का, इन सब के प्रयास से ही है, और बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। दूसरी बात ये है कि पद्मश्री से गुरविंदर जी सम्मानित नहीं हो रहे, जबकि गुरविंदर जी से पद्मश्री सम्मानित हो रहा है। इतना बढ़िया जो काम गुरविंदर सिंह जी ने आज तक किया है उसके माध्यम से है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, पद्मश्री तो मिला ही मिला है सर को, उसके अलावा पद्मश्री के अंदर आज के बाद में जो सेवा के क्षेत्र के अंदर जो भी होगा उसके अंदर जूरी मेंबर भी इनको बनाया गया है। ये एक डबल खुशी है सिरसा वासियों के। कैसे है? पीछे पीछे खड़ा आ जा लो मिलने में
कानपुर हाथ से बनी सामग्री और हस्तकलाकारों को देश विदेश तक फैलाने और हर हाथ को रोजगार देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को चलाया है। आपको बता दें कि योजना के तहत गुजरात, बड़ौदा, लखनऊ में हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन होने के बाद कानपुर में भी 4 दिवसीय कार्यक्रम को मोदी झील स्थित राजपथ भवन में लगाया गया। इस क्राफ्ट रूट्स एक्सिबिशन कार्यक्रम के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की और प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए हस्तकलाकारों से बातचीत कर उत्पादों की जानकारी दी। वहीं प्रदर्शनी में CSJMU के VC प्रोफेसर विनय पाठक, CSA VC डॉक्टर आनंद कुमार, HPTU VC प्रोफेसर शमशेर महापौर डॉक्टर पांडे, जिलाधिकारी विशाख अय्यर, नगर आयुक्त शिव शरणप्पा एन सहित आला अधिकारी और उद्योगपति शामिल हुए। आपको याद होगा कि कच्छ में जब भूकंप आया था तो बहुत सारे लोगों ने, खासकर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी जो हम लोग के चांसलर भी हैं और गवर्नर भी हैं, उन्होंने और अनारबेन जी ने गाँव में जाकर बहुत समय प्रवास किए। उससे उन्हें पता लगा कि जो शिल्प के लोग हैं उनकी सहायता कैसे की जा सकती है। तो जो शिल्प के लोगों की सहायता करने के लिए उन्होंने ग्रामश्री का यहाँ पे ग्रामश्री की एक रजिस्टर्ड संस्था हुई, जैसा कि मैडम ने बताया कि आडवाणी जी ने भी इसके लिए प्रेरणा दी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी। अब वो बहुत बड़ा परिवार हो गया है, वो क्राफ्ट रूट की जगह क्राफ्ट वृक्ष टाइप का हो गया है और आज सभी लोग आए हुए हैं। 18 स्टेट्स के लोग हैं, 80 स्टॉल्स हैं और मैडम भी इन्हीं आर्टिजन्स को बढ़ाने के लिए आई हैं। आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि इन आर्टिजन्स पर अलग अलग स्टोरीज़ कर लीजिए और इन आर्टिजन्स को बढ़ाने का कार्यक्रम जो है आप लोग करते रहिए। और ये एक वट वृक्ष की तरह है। हमारे यहाँ के भी लड़के आए हुए हैं जो फैशन डिज़ाइन के रूट्स के, जो किस तरह से क्राफ्ट आगे सीखा जा सकता है। तो ये बहुत भव्य आयोजन है और अपनी तरह का एक अनोखा और अलग तरह का एक आयोजन कानपुर। बरेली में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बता दें कि देर शाम मां बेटी की गोली मारकर ढहने से हुई हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों के शव सड़क किनारे की ही नर्सरी में पड़े मिले हैं। वहीं मृतक महिला की बेटी की शादी को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताते चले कि बरेली के झज्जर नगर थाना क्षेत्र की अलहादपुर पुलिस चौकी से करीब 500 मीटर दूर नैनीताल हाईवे पर मां बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर IG राकेश सिंह, SSP पुलिस सुशील चंद्र भान, SP सिटी राहुल भाटी पहुंचे। वहीं घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक महिला की बेटी की शादी कुछ दिन पहले टूट गई थी, जिसको लेकर उनकी कहासुनी हो गई थी। मृतक महिला के पति ने 2 लोगों पर शक जाहिर किया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज दिनांक 26 जनवरी 2024 को समय लगभग 8:40 पर थाना इज्जत नगर की अहलादपुर चौकी के गांव लालपुर के पास एक नर्सरी में सूचना प्राप्त हुई कि वहां 2 शव बरामद हुए हैं। इनकी जब शिनाख्त की गई तो इनकी पहचान पड़ोस के ही डोहरा गोटिया गांव के एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और उसके बेटे जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है उनके रूप में हुई है। शव को बरामद करके पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतका के पति द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मृतका के पति द्वारा 2 व्यक्तियों पर शक जाहिर किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उनकी लगभग 15 से 20 दिन पहले शादी तय हुई थी, जो रिसेंटली ही टूट गई थी और लगभग 1 सप्ताह पूर्व उनसे उनकी कहासुनी और झड़प भी हुई थी। मृतका के पति द्वारा अपनी तहरीर में अंकित किया गया है कि जिन व्यक्तियों पर उसने शक जाहिर किया है उन्होंने ही उसको मारा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और थाना इज्जत नगर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना रूरा के अंतर्गत एक किसान की ईंट से सिर फूंककर निर्मम हत्या कर दी गई है। बताते चले कि उसके चेहरे पर गहरे जख्म के निशान मिले हैं। वही घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है। वहीं मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने कई एविडेंस कलेक्ट किए हैं, तो वहीं पुलिस की प्राथमिक जाँच में पुराने विवाद के चलते हत्या की बात सामने आ रही है। ASP राजेश पांडे ने बताया कि रूरा थाना क्षेत्र के कुरियनपुर गांव में राम प्रकाश उर्फ मंगली
जिसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है। गांव के किशन तिवारी के ट्यूबवेल में लेटकर फसल की रखवाली कर रहे थे। रोज की तरह गुरुवार की देर रात ही रामप्रकाश उर्फ मंगली ट्यूबवेल पर लेटने के लिए आए थे, लेकिन आज सुबह जब गाँव के लोग ट्यूबवेल पर पहुंचे तो रामप्रकाश का रंजित शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घटना की जानकारी फॉरेंसिक टीम को दी और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। आगे एएसपी राजेश पांडे ने बताया कि परिजनों से तहरीर मिलने के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम लगी हुई है, जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना रूरा के ग्राम कुरियनपुरवा में 55 वर्षीय राम प्रकाश उर्फ मंगली सनाफ रामलाल, जो किशन तिवारी जी के ट्यूबवेल में रात को लेटने के लिए आए थे फसल की रखवाली आग के लिए। कल रात को वो 8:30 बजे यहाँ पर आए हुए थे। आज उनका शव यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जिनको कुछ चोट हैं। यहाँ पर फोरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, सारे उच्चाधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है, घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया है, सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए गए हैं। प्रथम दृष्टया कुछ उनके निजी कारण लग रहे हैं, ऐसा निजी कारणों से कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ। बाकी तहरीर मिलने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पंचायतनामा भर के मृत्यु के सही कारणों को जानने के लिए डेड बॉडी को डिस्ट्रिक्ट मोर्चरी भेजा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को रूट डायवर्जन का बहुत बड़ा लाभ मिला है। पुलिस ने 4 गांजा तस्करों के पास से 33 किलोग्राम गांजा बरामद किया। बताते चले कि तस्कर बिहार से गांजा खरीदते थे और स्कॉर्पियो में रखकर स्कूटी की मदद से शहर में भेजते थे। पकड़े गए 4 तस्कर में एक गोंडा और कुशीनगर जिले के निवासी और 2 चंपारण बिहार राज्य के निवासी हैं। टीम और थाना बांसी द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है। टीम ने 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा गया है, जो गांजा, चरस और स्मैक बेचते हैं। ये सभी लोग उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से गांजा, चरस और स्मैक खरीदते हैं और फिर कुशीनगर से लेकर लखनऊ तक पड़ने वाले जो जितने भी जनपद हैं बीच में, वहाँ पे ये सभी मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं। जो 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है आलमगीर शेख, काशीनाथ गिरी, चंदन यादव और पूरन यादव। इनमें से एक गोंडा का, एक कुशीनगर का और बाकी 2 बिहार के रहने वाले हैं। बरामदगी के रूप में 33 किलोग्राम गांजा, एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे ये लोग बेचने का काम किया करते थे, एक स्कूटी, मोबाइल फ़ोन और कुछ नकद भी बरामद हुआ है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य राज्यों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इनके आपराधिक हिस्ट्री का जो है पता लगाया जा रहा है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नेशनल बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।